नमस्कार बच्चों, आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर म्यूटेशन, जिसको अपन कह सकते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों? म्यूटेशन जीवों के अंदर होने वाले सडन चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। आकस्मिक जो उनके अंदर चेंज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अनवरत सदियों से चलती आ रही है। जीवन के आरंभ से लेकर अभी तक म्यूटेशन चलता आ रहा है और आगे आने वाले समय में भी म्यूटेशन एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलता रहेगा। म्यूटेशन की खोज किसने की थी? म्यूटेशन की खोज 1880 के अंदर ह्यूगो डी वेलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। म्यूटेशन की खोज 1880 में ह्यूगो डी वेलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने क्या किया था कि ओइनोथोरा लेमार्कियाना नामक जो प्लांट होता है उसके अंदर कई सारे चेंजेस देखे हैं। एक ही स्पीसीज है ओइनोथोरा लेमार्कियाना, लेकिन उस स्पीसीज के भी जितने भी प्लांट्स थे उनके अंदर उन्होंने कई सारी वेरिएशंस देखी, विभिन्नताएं देखी। इस आधार पर ओइनोथोरा लेमार्कियाना नामक जो था प्लांट, उसके ऊपर रिसर्च के आधार पर ह्यूगो डी वेलिस ने म्यूटेशन थ्योरी दी, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या कहता है? उत्परिवर्तन सिद्धांत बेसिकली कहता है कि जीवों का जो उद्भव है वो तो हो गया, लेकिन उसके पश्चात जातियों का जो उद्भव हुआ, जातियों का जो निर्माण हुआ, उनके अंदर उत्परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योगदान था। म्यूटेशंस का एक महत्वपूर्ण योगदान था। पहले जीवों के अंदर उत्परिवर्तन हुए, म्यूटेशन हुए, उसके पश्चात नेचुरल सिलेक्शन जो था, नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया और जातियों का विकास हुआ। तो मेनली ये जो थ्योरी है, उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है, यह नई जातियों का जो होता है निर्माण, उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। अब देखिए बच्चों कि म्यूटेशन जो है यह हमारे कोशिकाओं के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो रहता है उसके अंदर म्यूटेशन होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। उस डीएनए का जो शार्कों का जो क्रम पाया जाता है उनके अंदर म्यूटेशन होता है, यानी कि उत्परिवर्तन होता है। उनमें चेंजेस आते हैं जिनसे क्या होता है कि जीवों की आनुवंशिक संरचना बदल जाती है। आनुवंशिक संरचना बदल जाने के कारण उनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशंस उत्पन्न होती है। म्यूटेशन कहीं भी कभी भी हो सकता है जीवों के अंदर। इसके बारे में अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं म्यूटेशन की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहली विशेषता है कि अगर स्पेसिफिकेशन की अगर अपन बात करें, सबसे पहला रहता है रेसेसिव म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन अप्रभावी अवस्था के अंदर होता है। अगर म्यूटेशन डोमिनेंट अवस्था में हो तो म्यूटेशन लेथल फॉर्म कर देता है। लेथल यानी जीवों को मारने का काम करता है। तो म्यूटेशन जनरली रेसेसिव कंडीशन के अंदर होता है, अप्रभावी अवस्था के अंदर होता है। दूसरी विशेषता है म्यूटेशन रैंडमली होते हैं। रैंडम का मतलब होता है कि म्यूटेशन जब होते हैं इनका कोई सीरीज नहीं रहती, क्रम निर्धारित नहीं है इनका। जब मर्जी आती है वहां म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि म्यूटेशन को अपन पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि म्यूटेशन अभी ये म्यूटेशन हो गया तो इसके बाद वाला म्यूटेशन ये होगा। म्यूटेशन प्योरली रैंडम है, अकस्मात है। अकस्मात चेंजेस को ही अपन उत्परिवर्तन कहते हैं।
अपन इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा है म्यूटेशन रहता कंटिन्यू। म्यूटेशन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यह आगे भी चलती रहेगी और पीछे भी हुई है। जीवों का, जातियों का जो विकास हुआ है बच्चों, वह म्यूटेशन के बेस पर ही हुआ है। आपको एक शायद याद होगी, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में बताई थी थ्योरी आपको कि डीएनए पहले बना या फिर आरएनए पहले बना। तो इसका जवाब था अपन ने कि सबसे पहले आया था आरएनए। क्यों बना था आरएनए? आरएनए का जो अनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ है, वह अपेक्षाकृत रूप से अस्थायी पदार्थ है, जबकि डीएनए जो है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी पदार्थ है। इसलिए जातियों का जो विकास होना था या फिर जीव का जो विकास होना था, जीवन का जो उद्भव होना था, उस वक्त उत्परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा हो ताकि कई सारे जीन्स का विकास हो, डाइवर्सिफिकेशन हो। इस कारण से ही आरएनए वर्ल्ड पहले आया। यानी हमारी अर्थ के ऊपर अगर अपन बात करें तो आरएनए का विकास पहले हुआ, उसके पश्चात आरएनए से डीएनए का विकास हुआ। क्योंकि इसका कारण भी क्या है, आरएनए के अंदर म्यूटेशन की जो रेट होती है वह ज्यादा पाई जाती है। चौथी विशेषता अपन बात करें म्यूटाजेनिक एजेंट। हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे मेटाबॉलाइट्स बनते हैं। हमारा जब ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन के दौरान शरीर के अंदर मेटाबॉलाइट्स का निर्माण होता है और उपापचयी कारकों का निर्माण होता है। और यह इनमें से कुछ उपापचयी कारक जो हैं वह उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर O2- का निर्माण होता है, ठीक है। अपन जैसे कि तेल वगैरह, जो ये तली हुई चीज़ें वगैरह रहती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ऑक्सीडेंट्स का निर्माण होता है। ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडेंट्स हैं। और भी कई सारे ऑक्सीडेंट्स का निर्माण होता है। और यह ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? यह ऑक्सीडेंट्स हमारे डीएनए के ऊपर अटैक करते हैं और उनमें उत्परिवर्तन का कारक के रूप में यूज आते हैं। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि फूड वह लेना चाहिए जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक हो। तो क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट और ये जो ऑक्सीडेंट्स रहते हैं ये है आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे वातावरणीय कारक होते हैं। वातावरणीय कारक है जैसे कि विकिरण है, एक्सरेज है, धूप है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, कॉस्मिक रेज है, ठीक है। ये सभी कारण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं म्यूटेशन के लिए। म्यूटेशन लीदल भी हो सकते हैं। म्यूटेशन लीदल भी हो सकते हैं। म्यूटेशन जनरली तो रहते हैं रेसेसिव फॉर्म में, अप्रभावी अवस्था के अंदर होते हैं। लेकिन अगर यह दो अप्रभावी अवस्थाएं अगर मिल जाएं तो होमोजाइगस कंडीशन का निर्माण करती है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर म्यूटेशन लीदल हो जाता है। लीदल का मतलब होता है मृत्यु कारक। तो म्यूटेशन की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि सोमेटिक सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होता है, जैसे कि कैंसर वगैरह हो जाते हैं, ब्रेन कैंसर वगैरह है, ल्यूकेमिया है आदि विकिरणों के द्वारा होते हैं। तो यह जो म्यूटेशन होते हैं यह लीदल म्यूटेशन के अंदर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फैक्टर है वह है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं। म्यूटेशन के कारण जीवों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशंस उत्पन्न होती है। क्योंकि म्यूटेशन का कोई भी दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार से म्यूटेशन हो जाता है, जिस वजह से
जीवों के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अलग अलग जीव बनते हैं, अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं अलग अलग रहती है म्यूटेशन के कारण से। आपने देखा होगा कोई भी दो जीव एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर वातावरणीय विभिन्नताएं भी आ जाती है। इवन जो ट्विंस होते हैं वह भी समय के साथ में उनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। अगर आनुवंशिक तौर पे अपन देखें तो वेरिएशंस का मुख्य कारण है विभिन्नताएं, म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण जीवों के अंदर वेरिएशंस आते हैं। अब बात करते हैं म्यूटेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं, जो 2 टाइप्स के होते हैं म्यूटेशन। एक म्यूटेशन रहता है सोमेटिक सेल्स के अंदर और दूसरा रहता है जर्मिनल सेल्स के अंदर। सोमेटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? सोमेटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं हमारी जनन कोशिकाओं के अलावा सभी प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे शरीर में पाई जाती है, जीवों के शरीर में पाई जाती है, वह सभी कोशिकाएं सोमेटिक कोशिकाओं के अंदर आती है, कायिक कोशिकाओं में आती है। ध्यान देने वाली बात क्या है? केवल जर्मिनल सेल्स के अलावा सभी प्रकार की कोशिकाएं सोमेटिक सेल्स के अंदर आती है। और ये कौन सा है? जनन कोशिकाएं हैं, यानी जो कि जननों के अंदर पाई जाती है। गोनेड्स के अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है, जनन उपकला पाई जाती है, वह ही जर्मिनल सेल्स है। ठीक है। उत्परिवर्तन यानी जातियों का जो विकास होता है वह केवल और केवल इन कोशिकाओं में चेंजेस आने की वजह से ही होता है, क्योंकि यही अगली पीढ़ी में जाने वाली कोशिकाएं हैं। इन्हीं से युग्मकों का निर्माण होगा और यह युग्मक ही आगे आने वाली पीढ़ी का निर्माण करेंगे। लेकिन सोमेटिक सेल्स जो हैं, सोमेटिक कोशिकाएं हैं, वह जीव की जब डेथ होगी, मृत्यु होगी, उसी के साथ में वह इनमें जो भी चेंजेस आए हैं, इन कोशिकाओं में जो भी उत्परिवर्तन हुए हैं, वह उत्परिवर्तन वहीं पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जर्मिनल सेल्स में होने वाले उत्परिवर्तन जो है उस जीव में दिखाई नहीं देंगे। जिस जीव में उत्परिवर्तन हुए हैं उस जीव में शो नहीं होंगे वो उत्परिवर्तन, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन रहेगी, उनकी आगे आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, उसमें यह उत्परिवर्तन शो हो जाते हैं। इनको कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। और जो जीव के साथ ही खत्म हो जाते हैं उनको कहते हैं हम सोमेटिक म्यूटेशन। ठीक है बच्चों, ये म्यूटेशन की विशेषताएं हुई। अपन इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे म्यूटेशन के टाइप्स क्या क्या रहते हैं, प्रकार क्या क्या रहते हैं। थैंक यू।